हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की क्लास मेरी हाई स्कूल से संबंधित क्लास है, जिसमें मैं आज हाई स्कूल के त्रिकोणमिति को पढ़ाऊँगा। और मेरा उन सभी स्टूडेंट्स से कहना है कि जिन्होंने आज तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके और आप लोग मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इससे ही आप लोगों के अपनी जानकारी में बढ़ोतरी करने का फ़ायदा होगा और साथ ही साथ आपको यूपी बोर्ड डॉक्टर मनोहर रे, जो अभी तक शायद किसी चैनल ने अपलोड नहीं किया है, उसके पुस्तक का संपूर्ण हल हाई स्कूल का मैं आपको यहाँ पे दूंगा। आज उसी पुस्तक से मैं आपको त्रिकोणमिति, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, उस चैप्टर नंबर 6 नहीं, चैप्टर नंबर 8 है, उस चैप्टर नंबर 8 को मैं आज आपको शुरू करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको मैं त्रिकोणमिति से संबंधित सभी जानकारियाँ दूंगा और त्रिकोणमिति कैसे सॉल्व की जाती है, त्रिकोणमिति क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन सबको मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ और शुरू करते हैं अपना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो अभी तक के हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कई सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही परेशानी का सबब बना रहा है कि त्रिकोणमिति को कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयार किया जाए कि त्रिकोणमिति संबंधित सारे क्वेश्चन हमें ढंग से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिकोणमिति, ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। त्रिकोण जिसे आप जानते हैं कि 3 कोण कहाँ पे होते हैं। त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज, इस त्रिभुज को ही हम त्रिकोण कहते हैं। और त्रिकोणमिति जो होती है पूरी तरह से त्रिभुज पे आधारित होती है और त्रिभुजों में केवल एक त्रिभुज ऐसा होता है जो त्रिकोणमिति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होता है। उसी त्रिभुज के आधार पर पूरी त्रिकोणमिति को हल किया जा सकता है। तो त्रिभुज कौन सा होता है? वो त्रिभुज होता है हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं, इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण, इस भुजा को कहते हैं आधार और इस भुजा को कहते हैं लंब। ये हमारे त्रिकोणमिति के त्रिभुज, इसी त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति को सॉल्व किया जाता है। अब सबसे पहले त्रिकोणमिति इसी त्रिभुज पे होती है, तो इस त्रिभुज को पहले सॉल्व करना जानते हैं। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय लिखा था। उस प्रमेय का क्या था कि किसी भुजा के, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता है पाइथागोरस प्रमेय था क्या कि किसी त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात इस प्रमेय के अनुसार हमें तो पाइथागोरस ने बताया है कि जो सूत्र निकल गया था हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब, धन लंब का वर्ग। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र।
और त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय की बहुत ही अहम भूमिका होती है, जिससे कि त्रिकोणमिति की शुरुआत ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ही करते हैं। अब यहाँ पे हम कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। फिर अगली स्लाइड में बताते हैं कि आपको इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना है और किस जगह पे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि कहीं कहीं पे कोई चैलेंज करता है कि त्रिकोणमिति सीखे मात्र 10 मिनट में, त्रिकोणमिति सीखे मात्र 25 मिनट में, त्रिकोणमिति 1 घंटे में खत्म। त्रिकोणमिति का टॉपिक इतना बड़ा है भाई कि त्रिकोणमिति क्या 10 मिनट, क्या 1 घंटे, क्या 2 घंटे, क्या 10 घंटे में भी त्रिकोणमिति जल्दी नहीं खत्म होने वाली। तो जो 10 मिनट, 15 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट की गारंटी लेते हैं, उनकी गारंटी लेने दीजिए। आप लोगों को अगर त्रिकोणमिति समझना है तो त्रिकोणमिति को बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा, और जब आप उसे डीपली स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति कितना बड़ा, कितना लेंदी टॉपिक है। इसीलिए आज हमने हाई स्कूल में सबसे लेंदी टॉपिक उठा के सामने रखा है कि त्रिकोणमिति, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही परेशानी खड़ी करता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जैसे इसमें हमने बताया था कि इसका प्रयोग कैसे करना है। अब त्रिकोणमिति में जैसे हमने दे दिया है, बताया था समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमिति आधारित होती है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में आपको जैसे यहाँ पे हमें मिल गया इस भुजा का मान 4 मिल गया और इस भुजा का मान 3 मिल गया, ये हमें मिल गया ए बी सी, तीनों भुजाओं के नाम रखे हुए। अब हमारे पास क्या है, ए बी बराबर क्या है हमारा आधा तो लंब है, ए बी को हम लंब लिखेंगे क्योंकि ये ए बी लंब है, और ये बराबर है हमारे 4, ठीक है। बी सी बराबर क्या है, आधार है, और आधार हमारा है 3, और ए सी बराबर है हमारा कर्ण, इसका मान हमें पता नहीं। अब त्रिकोणमिति में इसको हमें आगे सॉल्व करने के लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि आप किसी कारणवश किसी एक भुजा की जानकारी नहीं रखते हैं और आप चाहते हैं कि त्रिकोणमिति आप सॉल्व कर लें, तो आपको पूरी तरह से उसको भूल जाना चाहिए। सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति में इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो सबसे आगे बढ़ते हैं, इसे हमें ए सी नहीं पता। अब इसमें सूत्र के अनुसार अगर हम इसमें लिखेंगे, इस टाइप में इस सूत्र को लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक। अब ये हमारा हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अभी अंडर रूट को लगाया क्योंकि यहाँ पे वर्ग हो रहा था, इसका स्क्वायर लगा मतलब वर्ग हो रहा है, और इसका स्क्वायर, इसका दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल तो इतनी आसानी से निकलेगा ना, इसलिए इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया। इसका वर्गमूल लिया तो स्क्वायर हट गया और ये वर्गमूल के रूप में ए सी हमें मिल गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो बी सी का स्क्वायर मतलब बी सी का हमारे पास 3 का स्क्वायर, और ए बी था हमारे पास 4, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इसको हम देंगे जोड़, ये हमारा हो गया 25। तो ए सी बराबर अंडर रूट 25। अब ये अंडर रूट 25 है, इसका तो आराम से वर्गमूल निकाला जा सकता है, निकाल लेते इसका वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल निकालने पे हमें मिला 5, यानी ए सी का मान हमें मिल गया 5। अब ये हमने समकोण त्रिभुज ये तीनों जो हैं, तीनों भुजाओं के मान हमें पता हो गए। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले भी देख लेते हैं कि इस सूत्र के और कितने रूप हो सकते हैं। जब तक इन सूत्रों के सारे रूप आप जानेंगे नहीं, जैसे मान लिया यहाँ पे हमारे पास अभी तीसरी स्लाइड में आपको बताया हमने कि कर्ण हमें पता नहीं था, यानी AC की वैल्यू हमें पता नहीं थी। तो AC की वैल्यू में नॉर्मल फार्मूले पे जो रखा हुआ सामने, इस फार्मूले पे रख के हमने AC की वैल्यू निकाल ली। लेकिन बाई चांस अगर हमारे पास BC नहीं पता है या AB नहीं पता है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी BC आधार जब नहीं पता होगा, केवल हमें लंब पता है, कर्ण पता है, तो आधार निकालने का तरीका मुझे आना चाहिए, या फिर आधार पता है, कर्ण पता है, तो लंब निकालने का तरीका हमें आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इन सूत्रों को देखिए कैसे क्या रूप परिवर्तित होते हैं।
सबसे पहले इस सूत्र को हम AC BC के रूप में लिख देते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब इसी रूप को आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, आगे से थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। AC बराबर अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसी प्रकार से AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, अर्थात लंब की घात स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात ये हो गया हमारा AB बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसी प्रकार से आधार स्क्वायर बराबर कांड स्क्वायर लंब स्क्वायर, अर्थात BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, या BC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब इस प्रकार से ये मेन फार्मूला हमारा निकल के सामने आया। एक फार्मूला ये निकल के आया कि जब हमें लंब ना पता हो तो इस फार्मूले को लगा देंगे। एक फार्मूला हमारा ये निकल के आया, जब आधार ना पता हो तो इस फार्मूले का यूज करके हम आधार का पता कर लेंगे। जरूरी नहीं कि हर चित्र में आपको AB BC या CME, आपको कहीं भी PQR मिल सकता है, कहीं MNP मिल सकता है, कहीं XYZ मिल सकता है। तो आपको मेन फार्मूला याद जो करना है वो ये याद करना है। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे तो आप ये याद करें चाहे ना याद करें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको सबसे पहले इन फार्मूलों को याद करना है, तीनों को याद कर लीजिए, जिससे कि अगर यहाँ इसका नाम भी चेंज होता है तो आपको आपके सूत्र परेशान ना होने दे, आपको अपना सूत्र याद है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप एक चित्र बना दिख रहा है समकोण त्रिभुज का। इसमें हमने दोनों चित्रों को, जो पिछले दोनों चित्र बनाए थे उन दोनों को ऐड कर दिया है। ऐसे इनका नाम भी दे दिया ABC, और तीनों नाम भी इसके लिख दिए कि किस भुजा को किस नाम से बुलाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा त्रिकोणमिति में कुछ इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं, जिसे हम कहते हैं साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, कॉट हुआ, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, इनको हम लोग साइन यूज करते हैं। इनके साथ एक लैटिन वर्ड यूज किया है जैसे थीटा कहते हैं। इनके साथ लैटिन वर्ड कई सारे यूज होते हैं, जैसे थीटा हुआ, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, और उसके बाद डेल्टा हो गया, फिर फाई हो गया, और फिर साइन हो गया। ये सारे लैटिन वर्ड इसके साथ हमें यूज करने जाते हैं। साइन के साथ हुआ, कॉस के साथ हुआ, टैन के साथ हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ। या फिर इसके अलावा हमें इन सब के साथ ए भी यूज होता है, B C D E F, जो कुछ इंग्लिश लेटर जो कुछ यूज होते हैं उनके साथ, उससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ अगर आपको दिया गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, हाँ, तो इसकी वैल्यू इसके साथ भी ये रहेगी, साइन फाई के साथ भी वही रहेगी, साइन अल्फा के साथ भी वही रहेगी, साइन ए के साथ भी वही रहेगी, साइन पी के साथ भी वही रहेगी। मतलब इसकी वैल्यू कभी भी किसी के साथ भी नहीं चेंज होगी। ये नहीं कि साइन ए लगाए तो हमारा कोई मतलब बदल जाएगा या फिर कोई इसका मान बदल जाएगा। ये सारी वैल्यू एक साथ रहती है। इसीलिए हम कहीं अगर साइन थीटा यूज कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में साइन ए मिल गया, तो ये मत सोचिएगा कि सर ने साइन थीटा बताया तो साइन ए की वैल्यू कुछ दूसरी हो जाएगी। यहाँ पे आपको चाहे जो साइन के साथ मिल रहा है या कॉस के साथ मिल रहा है, टेन के साथ मिल रहा है, ये 6 ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लैटिन वर्ड का यूज करके उनको आगे त्रिकोणमिति पे इन्हीं से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ चाहे जो लैटिन वर्ड यूज हो जाए, इनकी वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है।
तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं कि साइन थीटा का हमने बताया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। ओके, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि बी सी बटा ए सी। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी कि ए बी बटा ए सी। अब जो होगा cot थीटा, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार यानी ए सी बटा ए। फिर आ जाता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार, और कॉस का उल्टा है तो इसका भी चेंज होगा, बराबर ए सी बटा बी सी। और इसके बाद छठवां और आखिरी होता है हमारा कोसेक थीटा, जो कि साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब, यानी कि हमारे पास आ गया ए सी बटा ए बी। ठीक, समझ में आया? ये 6 ऐसे होते हैं जिनको आप शुरुआत से ही त्रिकोणमिति में देखते चले आएंगे और आखिर तक आपके साथ रहेंगे। त्रिकोणमिति जब भी पढ़ेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी और इनकी वैल्यू भी हमेशा एक जैसी रहेगी। इसके थीटा हो, डेल्टा हो, फाई हो, साई हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, ए बी सी, कोई भी लेटर नहीं हो, इससे इनकी इस वैल्यू पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा एक जैसी ऐसी ही रहेंगी। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर बताते हैं आगे की स्लाइड में इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी पिछली स्लाइड में आपको हमने सूत्र बताया था, उन सूत्रों का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना, कैसे करना है। जैसे कोई सवाल है, यहाँ लिखा किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कोण सी समकोण, कोण सी समकोण है, वह AC बराबर 4 एवं BC बराबर 3 है, तो साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये आपका एक सवाल आ गया। इसको सॉल्व किस तरह करना है? ये सवाल दिया किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब सबसे पहले पता हुआ कि हमें समकोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज ने ले लिया। अब इस सवाल के अगले प्रतिबंध के अनुसार क्या है कि कोण सी समकोण है, समकोण ये त्रिभुज है, ये कोण है, तो इसको हमने नाम दिया सी। ठीक है, और फिर क्लॉकवाइज से अगर चलते हैं तो हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। AC बराबर 4, AC बराबर 4 मिल गया, BC बराबर 3 मिल गया, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बन गया। अब हमें पता क्या नहीं है, हमें पता नहीं है AB की वैल्यू। तो अभी सूत्र में क्या बताया हमने, AB बराबर √ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने जो पहले बताया था सूत्र याद करने का, वो फंडा काम आ रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे कि हमने अभी बताया था कि इसके पहले चित्र बनाए थे
हमारी एसी कर्ण बनता था। लेकिन सवाल के अनुसार क्या हुआ कि हमारा कर्ण ए बी हो गया। अगर आपने AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर याद कर रखा है AC स्क्वायर, तो उसके अनुसार आपको ये सूत्र गलत लग रहा होगा, लेकिन ये गलत नहीं है। ये सूत्र वो है कि जो आप याद किए होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, उसके अनुसार ये सूत्र चलेगा। हमने वही सूत्र आपको याद करने के लिए कहा है कि आप वही सूत्र अगर याद रखेंगे तो ये शब्द यहाँ सॉल्व करने में आराम रहेगा आपको। तो AB बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मतलब 4 का स्क्वायर, BC मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया हमारा 25। AB बराबर हमारे पास क्या मिल गया 5। AB की वैल्यू 5 मिल गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A। अब एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमने कहा था कि इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा है। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन A दिया गया है, यहाँ पे साइन C दिया गया है। क्यों पूछा गया? तो वैल्यू ही नहीं चेंज होती है, तो पूछा इसलिए गया है कि साइन A ये आधार पर डिपेंड है। कभी भी समकोण, जिस कोण का मान समकोण पे आ जाएगा, जिसका जो नाम, उसका कभी भी ये वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, उसकी कभी भी ये वैल्यू कभी नहीं निकलती। यानी कि आप कभी भी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, आपको यहाँ पे B लिखना चाहिए था मुझे, मैंने C लिख दिया, तो ये B हो गया। अब यहाँ पे C की वैल्यू कभी कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि समकोण पे है। जब भी वैल्यू निकलेगी इस भुजा की और इसकी निकलेगी, इस बिंदु की और इस बिंदु की हमेशा वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे साइन ये हमें मिला। साइन का मतलब क्या मिल गया था, लंब बटे कर्ण। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, लंब हमारे पास 3 है, कर्ण हमारे पास 5 है, तो वैल्यू क्या हो गई 3 बटे 5। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है, cos A। cos A क्या लिया था हमने, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास क्या था 4, कर्ण था 5, तो ये हमारा हो गया 4 बटे 5। अब आ जाते हैं साइन B। जब साइन ये 3 बटा 5 आया तो आप लोगों के अनुसार साइन B भी 3 बटा 5 आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां देखिए कि B हमारा टॉप पे है और जिसका भी मान निकालना होगा उसे हमें आधार की तरफ लाना पड़ेगा। अब आधार की तरफ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चित्र को पूरी तरह से घुमाना पड़ेगा। घुमाने पर हमारा क्या होगा, चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसमें हमारा A ऊपर की तरफ चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा, C नीचे जगह पे रह जाएगा। ठीक, अब जब चला गया तो BC की वैल्यू यहाँ क्या थी, 3 थी, तो 3 हो गई। AC की वैल्यू क्या थी, 4 बगल में आ गया, और AB की वैल्यू हमारे पास थी 5, ये ऐसे दी गई। अब यहाँ पे हम निकालते हैं साइन B, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे नया लंब हमें क्या मिला 4 और कर्ण है 5, ये हमारा हो गया 4 बटे 5। देखा, वैल्यू यहाँ चेंज हो गई दोनों की। साइन ये यहाँ पे 3 बटा 5 आया था, साइन भी आया 4 बटे 5। तो जब ये ध्यान रखिए कि जब भी वैल्यू निकालनी हो तो जो इस जगह पे अगर ABC में कुछ पूछा जा रहा है, ABC, तो उसको इस पॉइंट पे होना आवश्यक है, उसको इस पॉइंट पे होना आवश्यक है। अभी आपको बताते हैं कि अगर ABC की जगह को दूसरा पूछ लीजिए तब क्या करना है आपको। अब cos B बराबर आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू यहाँ क्या है 3 और कर्ण की वैल्यू 5। ठीक, अब जैसे कि आप लोगों को याद करने में थोड़ी समस्या हो रही होगी, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, आधार की वैल्यू आधार, कास की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टैन की वैल्यू लंब बटे आधार। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, आप लोग ये L अपॉन K A, ये नॉर्मली सब रट्टा तो कई लोग मारे रहते हैं, लेकिन ये नहीं क्लियर कर पाते क्या करना है। अब इसे LAL मतलब ये हमारा यहाँ पे इस जगह पे मिलेगा, हमारा इस जगह पे हमें हो जाएगा साइन, यहाँ पे मिल जाएगा हमें कॉस, यहाँ पे हो जाएगा टैन।
यानी कि साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टैन की वैल्यू लंब बटे आधार। अब नॉर्मल सी बात कि इसको अगर ये तीन ही वैल्यू हुई और आपको याद करनी है 6, तो 6 की वैल्यू में मतलब अभी आपको बताया कि टैन कॉट का उल्टा होता है, यानी कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है। तो टैन की वैल्यू लंब बटे आधार, तो कॉट की वैल्यू आधार बटे लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो सेक की वैल्यू कर्ण बटे आधार। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक की वैल्यू कर्ण बटे लंब। याद कर लीजिए, आपको नॉर्मली जल्दी से याद हो जाएगा। इसे नोट कीजिए। फिर आगे स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस जगह पे ए या बी ना हो, कोई थीटा आ जाए, कोई फाई आ जाए, कोई साई आ जाए, तो उसे कैसे करें। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा कि इस जगह पे जो त्रिभुज में जो नाम दिए जाते हैं वो हमेशा ए बी सी पी क्यू आर एम एन पी ये करके दिए जाते हैं। कभी थीटा उटा नहीं दिया गया है, थीटा फाई साई ये सब नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर कहीं भी किसी में साइन थीटा दे दिया गया तो वो वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए इस टाइप के सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दो सिंबल दिख रहे होंगे, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई। अब इस थीटा और फाई इसमें क्या अंतर है। सबसे पहले आपको देखिए कि आपके पास ये तीनों भुजाओं के मान आपको ज्ञात नहीं। सर्वप्रथम आप तीनों भुजाओं के मान ज्ञात कीजिए। तीनों भुजाओं के मान यानी लंब हमें नहीं पता है। लंब अगर नहीं पता है तो लंब में पता करने का सूत्र लगाते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये तो फार्मूला है। तो यहाँ पे हमें हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16 माइनस 1 अर्थात अंडर रूट 15। ए बी बराबर अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 का तो वर्गमूल ले नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अंडर रूट 15। अब मान हमें निकालना है, आप देखिए साइन थीटा और साइन फाई। अभी दोनों में वही चीज करनी है जो आपको पिछले के स्लाइड में मैंने बताया था कि ए और बी में करनी थी, चित्र को घुमाना था। तो आप देखिए सबसे पहले आपको कौन सा निकालिए। इस सीधे चित्र पे आपको कौन सा मान निकाल सकते हैं। सीधे चित्र पे आपको थीटा निकालना है, क्योंकि थीटा इस जगह पे हमारा अवेलेबल है और फाई यहाँ पे ऊपर की तरफ है। तो फाई निकालने के लिए करना क्या है आपको। फाई निकालने के लिए आपको पहले तो आप थीटा का मान निकाल लीजिए, फिर फाई बताते हैं आपको। थीटा मान मतलब लंब बटे कर्ण। शायद उस फार्मूले से आपको अभी तक याद भी हो गया होगा कि साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है अंडर रूट 15, कर्ण हमारा है 4। ठीक, अब फाई के लिए हमने क्या बताया। फाई के लिए आपको चित्र को घुमाना पड़ेगा। फाई के लिए आप अपना चित्र घुमा लेते हैं, तो चित्र जब घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट 15 इस जगह पे आ जाएगा, 1 इस जगह पे आ जाएगा और 4 जहाँ था वहीं रह जाएगा। लेकिन एक परिवर्तन होगा कि फाई हमारा नीचे आ जाएगा और थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा। और थीटा ऊपर जाने के साथ साथ सी नाम भी ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका मान है 1, कर्ण का मान है 4। आई बात समझ, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर दिए और फिर आगे की स्लाइड में आपको बताते हैं कि इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन। आशा है इतना समझने के बाद आपको बहुत कुछ समझा, इतनी स्लाइड में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी हाई स्कूल की किताबें अगर खोल रखी होंगी तो उसमें चैप्टर 8A है। चैप्टर 8A को खोल लीजिए और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो किताबें लेके आ जाए और खोल के चैप्टर 8A खोल लीजिए। चैप्टर 8A में क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आशा इतनी स्लाइडों से इतनी स्लाइड समझाने के बाद आपको ये 6 क्वेश्चन शुरुआत के क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ऊपर के 6 क्वेश्चन में, तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं आपको उन 6 क्वेश्चन में से उनका जिनका भी आपको क्वेरी नहीं, जिनके क्वेश्चन में जिनको सॉल्व करने में आपको थोड़ी समस्या आ रही होगी, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि दे दिया गया किसी भी क्वेश्चन में हमें कि cos A बराबर बारह बटे 13। आप किसी बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। cos A बराबर 12 बटे 13। cos A भी cos B है, और ये आपकी बुक का 8 नंबर क्वेश्चन है, 8A का 8वां क्वेश्चन है। cos B का मान 12 बटे 13 दिया गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम वही शुरू से करते आ रहे हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज तैयार किया हमने, ओके। अब त्रिभुज में सब नाम रखना तो आसानी हो जाएगा, क्योंकि cos B दिया गया है। अभी आपको बताया कि जिसने वैल्यू दिया है वो हमेशा आधार की तरफ रहना चाहिए, तो यहाँ पे B हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। क्लॉकवाइज अगर चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे A मिल जाएगा, यहाँ B मिल जाएगा, यहाँ में C मिल जाएगा, और cos B का मान दिया गया है 12 बटे 13। तो cos B अर्थात आधार बटे कर्ण, ठीक, बराबर 12 बटे 13। अब इसमें हमें आधार मिला बराबर 12, कर्ण मिल गया हमें 13। तो आधार हमारे पास 12 है, कर्ण हमारे पास 13 है, यानी कि हमें लंब की वैल्यू नहीं पता है। लंब की वैल्यू कैसे निकलेगी? हाँ, सूत्र से। जो सूत्र आपने पहले लिख रखा होगा उसी सूत्र में खोल के उसको देखिए कि ये AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यही सूत्र है। नहीं ना, नाम चेंज है। अब उसी नाम के अनुसार देखिए, लंब का स्क्वायर, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, सूत्र पे देखिए ये सही मिलेगा आपको। आगे बढ़े तो हमारे पास AC बराबर अंडर रूट, अब AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो यहाँ का मान हमने 13 रख दिया, ये मान हमने रख दिया 13, और BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, BC की वैल्यू हमने रख दी 12। अब हमारे पास आ गया AC बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर करें तो 169 यानी 169, 12 का स्क्वायर करें तो 144 अर्थात 144। तो AC बराबर इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25, सही है, 25 ही आना चाहिए, ओके। AC बराबर हमें मिल जाएगा 5, AC की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो गई, तो इसमें चाहे जितनी वैल्यू पूछ ली जाए, कि 3 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगली 3 वैल्यू क्या निकलेगी, अगली 2 वैल्यू, क्योंकि एक हमें कॉस में दी गई है ना, तो साइन B बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब में क्या मिला हुआ है 5, तो 5 बटे 13। tan B बराबर लंब बटे आधार, तो 5 बटे 12, ठीक। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया होगा, आशा है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी क्वेरी छोड़िए। चलिए तब तक इसे नोट कीजिए, अगली स्लाइड में आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी उसी एक्सरसाइज का 8A का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ इस प्रकार से पूछा है कि कौशिक थीटा बराबर 2/√3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करो।
तो कॉसेक थीटा बराबर 2/√3। तो सबसे पहले हम करने हैं कि एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम इसकी वैल्यू रखेंगे। चलिए हम यहाँ रख देते हैं पी क्यू आर, ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर हमने इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा यानी कि हमें इस जगह पे लाना है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा हमने क्या बता रखा आपको, साइन का उल्टा होता है, और साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है, बराबर 2/√3 यह मिला। तो कर्ण का मान हमें कितना मिल गया, कर्ण का मान मिल गया 2, और लंब का मान क्या मिल गया, लंब का मान मिल गया √3। तो कर्ण बराबर 2 और लंब बराबर √3। और हमें आधार का मान पता करना है। तो आधार का मान पता करना, आधार का सूत्र लगाते हैं, यानी कि r3 आधार बराबर √कर्ण स्क्वायर ऋण लंब स्क्वायर, ये तो सूत्र होता है। तो फिर बढ़ते आगे, तो r3 बराबर हमारे पास मिलेगा, pq की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर ऋण √3 का स्क्वायर। अब r3 हमें मिला 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। क्यों, अब यहां पे देख लीजिए, हम √3 का स्क्वायर 3 क्यों किए हैं। √3 का स्क्वायर कितना हुआ, बराबर √3 गुणे √3, और फिर जब इसको हम करते हैं गुणा तो कितना हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो √3 का स्क्वायर बराबर 3 हुआ। आई बात समझ में। तो इसे हम आपको समझाने के लिए लिख दिया है, अगर आवश्यक समझिएगा तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। तो r3 बराबर 4 में से 3 गया 1, यानी कि r3 बराबर हमें मिल गया 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता ही है। तो r3 की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब शेष 5 त्रिकोणमितीय मान कौन कौन से हैं, कॉसेक में पता ही है, तो हमें पता करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। 5 मान हो गए। तो साइन थीटा बराबर क्या है हमारे पास, लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू क्या है √3, कर्ण की वैल्यू 2, तो √3/2। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई है 1, और कर्ण की वैल्यू मिली हुई है 2, ठीक। और टैन का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू क्या है √3, आधार की वैल्यू 1, और कॉट की वैल्यू क्या होती है टैन का उल्टा, कॉट की वैल्यू टैन का उल्टा, और टैन का उल्टा क्या होगा हमारे पास आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी कि 1/√3, और फिर सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो सेक कॉस का उल्टा अगर होगा तो कॉस की वैल्यू, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास कर्ण बटे आधार, और कर्ण की वैल्यू, कर्ण बटे आधार की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू हमारे पास 2 है, आधार की वैल्यू 1 है। आई बात समझ में। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। चलिए इसे नोट करते हैं, जो कुछ बाकी हुआ तो अभी अगले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए एक सवाल मैं अपने मन से आपको बना के देता हूँ। ऐसे सवाल आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन आपको भविष्य में कहीं मिल सकते हैं। तो जैसे यहाँ दिया गया है
यदि tan थीटा बराबर 1 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय मानों की त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करो। तो एज यूजुअल सबसे पहले वही कार्य समकोण त्रिभुज, और फिर हम लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसका मान गया हमारा 1/1, यानी कि हमें क्या मिला, लंब बराबर भी 1 मिल गया और आधार बराबर भी 1 मिल गया, यानी कि लंब भी 1 आधार भी 1। मान रख देते हैं A B C, कारण हमें पता है, कारण को पता कर लिया जाए। कारण को पता करने के लिए AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, या AC बराबर अंडर रूट 1 प्लस 1, या AC बराबर अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की वर्गमूल निकाल नहीं सकते, इसलिए इसकी वैल्यू को हम अंडर रूट 2 ही लिखने देते हैं। और शेष 5 त्रिकोणमितीय मान लिया, तो शेष 5 कौन कौन से होंगे हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, और tan हमें पता है तो tan का लिखना नहीं है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब की बार मैं भुजाओं के नाम लिख के नहीं करूंगा, अभी और भुजाओं के नाम आपको खुद सोचने हैं, मैं सीधे वैल्यू रखता हूँ। साइन थीटा बराबर AB बटा AC, AB बटा AC अर्थात 1 बटा अंडर रूट 2। कॉस थीटा बराबर BC बटा AC अर्थात 1 बटा अंडर रूट 2। कॉट थीटा बराबर BC बटा AB अर्थात 1 बटा 1 बराबर 1। सेक थीटा बराबर AC बटा BC बराबर अंडर रूट 2 बटा 1 बराबर अंडर रूट 2। कॉसेक थीटा AC बटा AB अर्थात अंडर रूट 2 बटा 1 बराबर अंडर रूट 2। तो आशा है इस एग्जाम्पल को आपने ठीक से समझा होगा। नहीं समझ में आता आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आपको समझ में आती है बात तो ठीक, नहीं समझ में आती कोई भी क्वेश्चन को तो अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके उसे दूंगा। इसे नोट कीजिए। इतनी स्लाइडों में आपका मैंने एक्सरसाइज 8A का 15 क्वेश्चन पूरा कर दिया है। अगर आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर और साथ में एक्सरसाइज नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे कि मैं आपको अगले वीडियो में उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके बता सकूँ। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज कल मैंने देखे हैं कि मैथ के क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लिया तो उसे छोड़ देते कि मुझे आ गया। ऐसी गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ आपकी उतनी बेहतर, उतनी बढ़िया होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट से ये कहना है मेरा कि कभी भी एक क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके छोड़िए मत। अगर आपका कोई भी एक्सरसाइज बिना किसी हेल्प के सॉल्व हो गई है तो ये मत सोचिए कि उसे मुझे परमानेंट आता रहेगा। उसे आप हर हफ्ते यानी प्रत्येक 7 दिन पर एक बार उस एक्सरसाइज को रिपीट जरूर कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको कुछ दिन बाद वो एक्सरसाइज एकदम से भूल जाएगी, फिर आप लोग उस एक्सरसाइज को या उस चैप्टर को फिर नए सिरे से पढ़ेंगे, जिसमें आपका समय का नुकसान होगा। होप यू यहाँ तक का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सबसे पहले आपको मेरे वीडियो मिल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें आपको सबसे पहले आपको सारे चैनल मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मैथ की एक्सरसाइज को चालू रखिए, प्रैक्टिस कीजिए